नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक वाइज प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। इससे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित प्रश्न देखे थे। 80 के करीब प्रश्न थे। साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 380 के करीब प्रश्न हैं। तो एक वीडियो में तो इतना लंबा नहीं लेकर के हम चलेंगे, तो हम कोशिश करेंगे 150 प्रश्न या आधे लगभग 190 प्रश्न के आसपास हम आपको आज के इस पहले पार्ट में प्रश्न जो है वो करा दें। कोशिश हम करेंगे थोड़ा सा स्पीड में चलने की, ताकि कम समय में ज्यादा प्रश्न हो सके। पर स्पीड के साथ साथ इस बात का भी ध्यान अवश्य रखेंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय भारत में इनमें से कौन हुआ? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर अल्मीडा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के 2022 तक के जितने सब इसमें आ जाएंगे। तो पहले पुर्तगाली वायसराय के रूप में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। समय इसका था 1505 से 1509 का। 1505 में ये भारत पहुंचा था। 1509 में जो अल्मीडा था इसने टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को हराया था और दीव पर अधिकार कर लिया था। दूसरा प्रश्न आपका, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग इनमें से कौन करता था? तो किसके द्वारा किया जाता था? पुर्तगालियों के द्वारा जो है वो किया जाता था। आपको पता है सबसे पहले आए भी पुर्तगाली ही थे, इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी। ये आया था 1608 में सूरत पर। क्यों आया था? तो जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र था, उसको लेकर के आया था। और ये कहां का? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी जो है वो था। आगरा में ये जहांगीर से जो है वो मिला था। अगला है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित जो है वो की थी? कहां स्थापित की थी? ये सूरत में स्थापित की थी 1612 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 पहुंचे थे और सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो पाए थे 1608 में। 1611 में पुर्तगालियों का हो गया था विरोध और उसके बाद ये पहुंचे थे स्वाली। उसके बाद वहां पर इनको अनुमति मिल गई थी और उसके बाद ही जहांगीर ने जब फरमान जारी कर दिया था तो इनको सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई थी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम में रिपीट होता है, आया था भारत? आंसर की बात करते हैं, आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के टाइम में सर थॉमस रो आया था। थॉमस रो भी कहते हैं, कई जगह थॉमस रो भी लिखा रहता है। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। 1615 में सूरत पहुंचा था और 1616 में अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में ये आया था। अगला, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो अपनी फैक्ट्री है वो पटना में स्थापित की थी? बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा 1632 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और ये भी पूछा गया है, ये भी बताया गया, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग निरंतर ये प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ही जो है वो देता है। परंतु कहीं अगर बात करें प्रमाण की, तो प्रमाण हमको नहीं मिलता है, पर बिहार लोक सेवा आयोग इसका आंसर 1632 ही मानता है। इस इनका रुचि जो थी वो सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, इन सभी में भी थी। अगला, इनमें से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण रहा था? तो आंसर की बात करते हैं, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना, यह था पहले कर्नाटक युद्ध का कारण। कब हुआ था ये युद्ध? 1746 से 1748 के बीच में। बाकी अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे, इसमें 1746 में युद्ध आपका प्रारंभ हो गया था और इसमें ला सौपल की संधि देखने को मिली थी 1748 में, वो भी बताया गया। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था 1760 में, याद रखिएगा जरूर। और अंबर युद्ध 1749 में हुआ था, पर इतना पूछा नहीं जाता। वांडीवास पूछा जाता है। प्लासी युद्ध पूछा जाता है 1757 में, अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और युद्ध के परिणाम स्वरूप जो अंग्रेज थे उनका बंगाल, पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया था और क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। वांडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, और इसमें फ्रांसीसी जो है वो हार गए थे, अंग्रेज जो है इसमें जीत गए थे। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? काउंट ने किया था, काउंट डी लाली करके। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयर कूट ने। तो अंग्रेज ही जीते थे ना, तो कूट दिया था, ऐसे याद रख सकते हैं।
बक्सर का युद्ध 1764 में बहुत पूछा जाता है। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में जो है आपका युद्ध हुआ था, और इसमें अंग्रेज भी थे। जीता कौन था? अंग्रेज जीते थे इसमें। नेतृत्व अंग्रेजी सेना का किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और बक्सर का युद्ध ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। जितनी मैंने हाईलाइट चीजें की हैं जरूर याद रखिएगा। अगला, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? आंसर की बात करते हैं, थॉमस बेस्ट आपका सही हो जाएगा। ये अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1611 का समय था। अगला देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम जो है वो प्राप्त होता था। तो कहां से प्राप्त होता था? ये हो जाएगा बिहार से। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो कह रहे हैं ना लगातार कि बिहार के भी क्वेश्चन कराइए, सब बिहार के ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर बिहार के देख रहे हैं, तो आज तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं सब इसमें आ जा रहे हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से मिलता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? ये बिहार ही था जो कि अफीम के लिए फेमस था। तो बिहार आपका आंसर सही हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, और दो ऑप्शन ये दे रखे हैं। आंसर होगा मोहम्मद रजा खान, जो पहले ऑप्शन देख में आए हैं। इलाहाबाद की संधि हुई कब थी? दूसरी, तो 1765 में हुई थी, और इसमें शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था। बाकी इसमें कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। ये सारी चीजें संधियां इसमें हुई थी। अगला क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 में जो है ये प्रदान की थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765, अभी बताया। इसी में ही शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और उसे इलाहाबाद में रखा गया था, और इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र थे वो नवाब ने छोड़ दिए थे, और ये किसको मिल गए थे? शाह आलम को ही मिल गए थे। बाकी रुपए वाला मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया। बाकी इसमें कथा कहानी बहुत सी लिखी है, अगर आपको किसी में पढ़नी हो वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दे रहा हूँ। एक पॉइंट ये भी अच्छा है कि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल जो है वो, बंगाल के गवर्नर जो है वो इस समय थे। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा जो है वो थी, कहां से कहां तक थी, वो यहां पूछा गया है। तो कहां से कहां तक थी? आंसर यहां पर स्टार लगाए, यानी कि प्रश्न में कुछ त्रुटि होगी। तो बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली का पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक जो है वो रह गया था। तो ये आपका किसके संदर्भ में है? बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं है, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में है। और लास्ट में लिखा भी है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था शाह सुजा से। कहां से प्राप्त किया था? शाह सुजा से। जब अहमद शाह अब्दाली था, उसका पौत्र शाह सुजा काबुल की गद्दी पर बैठा था, और जो शाह सुजा था उसने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह जो है इनसे हेल्प मांगी थी, और इसी टाइम पे कोहिनूर हीरा जो है वो भेंट किया था। अगला है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो श्रीरंगपट्टनम, बहुत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था, और यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी। बाकी उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ ही, राजधानी भी वही और संधि भी इन्हीं के साथ हुई थी। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में। श्रीरंगपट्टनम की संधि तभी आपको 1792 में देखने को मिलती है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ये जो संधि थी इसमें अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस थे और मैसूर से टीपू सुल्तान जो है वो थे। तो किसके किसके बीच हुई थी ये भी आप याद रख सकते हैं। टीपू सुल्तान को इसमें अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेज और उनके साथियों को देना पड़ा था, और हरजाना भी देना पड़ा था 3 करोड़ रुपए का। और टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं जब तक देंगे उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे, ऐसा इसमें था। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद ये टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। देख रहे हैं अंग्रेज कितने चालू हैं।
अगला देखते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में जो है वो हुआ था। आंसर की बात करते हैं तो कैप्टन स्लीमैन जो है आपका सही होगा। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी जी की पूजा करते थे। अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे, और इसी को लेकर के लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन जो है उनको ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था, और उसी ने जो है इस पर रोक लगाने के लिए सब कदम उठाए थे। अगला है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसे लाया गया था। द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी क्लाइव के समय में 1765 में हुई थी, और वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था, और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी थी कि वो स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो प्रबंध है वो अपने हाथों में ले लें। तो बस आपको ये दो ऊपर के पॉइंट याद रखने हैं। अगला है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। आंसर की बात करते हैं तो सर लियोनिल कार्टिस जो आप देख रहे हैं द्वैध शासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसमें दीवानी और विजारत जो कानून व्यवस्था थी उसकी जिम्मेदारी अलग अलग कर दी गई थी। भारत में पहला रेलवे लाइन की अगर बात करें तो कौन से ब्रिटिश गवर्नर के टाइम में बिछाई गई थी, तो आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो है वो बिछाई गई थी। 1853 में जो है पहली रेल बंबई से थाने के बीच चली थी, और 1854 में कलकत्ता से रानीगंज दूसरी रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई थी। अगला है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना, ये जो है वो था 1936 से 38 में ये चलाया गया था कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था। आंसर की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो था। ये किसी और अभी एग्जाम में हाल ही में पूछा भी गया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 समय था, और 1857 इसी के बीच में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय जो है ये था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब स्थापित की गई थी। तो ये स्थापित की गई थी दिसंबर 1856 में, और एक साल जस्ट बाद 1857 में ही तो इसका विरोध आपको देखने को मिला भी था। विरोध का स्वरूप 1857 की क्रांति देखने को मिला था। तो सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो थी ब्राउन ब्रेस जो है इसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल जो है इसका प्रयोग का निश्चय किया था। इन राइफलों में दमदम, अंबाला, सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, और इसमें कारतूस का जो ऊपरी भाग था उसको मुंह से काटना पड़ता था। 1857 में यह अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया अधिकारियों ने, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया था कि ये धर्म को भ्रष्ट करने का एक तरीका है, और कहीं ना कहीं वही 1857 के विद्रोह का कारण भी बना था। 25 प्रश्न देखते हैं, साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। 25 प्रश्न हमारे हो चुके हैं अब तक। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने जो है वो किया था। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो पीडीएफ है, जिस भी वीडियो में 500 लाइक कंप्लीट होते हैं टेलीग्राम पर हम उसको पीडीएफ को भेज देते हैं। तो इससे पहले जो आपका सेट हमने कराया था विद आंसर भेज दिया था, उसको आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम सारी चीजें कंडीशन यहाँ पर भी हैं। बहुत सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत हम भी एक्सपेक्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के लिए। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका कुंवर सिंह हो जाएगा, और देख रहे हैं कितने सारे एग्जाम में ये रिपीट होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। आपको पता है 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कौन थे। कुंवर सिंह थे। कहां के जिले से थे, तो बिहार के आरा जिले से थे। इसको भी आपको याद रखना है। अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे, इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए बिहार का सिंह किसे माना जाता है, तो कुंवर सिंह को माना जाता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। बाकी इसमें शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट इन्होंने किया था, वो सारी चीजें भी लिखी हुई हैं। और इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरीके से घायल भी हो गए थे। इनका जो गृह नगर था वो जगदीशपुर के निकट था, जहां पर अंग्रेजों को बुरी तरीके से इन्होंने पराजित भी किया था। और 1858 में इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी 26 अप्रैल 1858 में। इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। तो ये कुंवर सिंह जी के द्वारा जो है वो किया गया था। ध्यान रखिएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो आपको ऊपर भी मैंने बताया कुंवर सिंह के द्वारा जो है वो किया गया था।
अगला है कुंवर सिंह राजा जो है वो कहाँ के थे, तो आपको अभी मैंने बताया जगदीशपुर के जो है ये राजा थे। और एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं कितने कितने टाइप तरीके से पूछा गया है। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर नामक ग्राम में 1782 में जन्म हुआ था कुंवर सिंह का। इन्होंने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी और इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1857 के विद्रोह में जो इन्होंने अपना साहस दिखाया था, इसीलिए इनको बिहार का सिंह भी कहते हैं। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो जगदीशपुर यहां पर भी आपका सही हो जाएगा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो आपको अभी ऊपर मैंने बताया कि आरा जो है वो जगह थी। अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा जो है वो पहुंचे थे और यहां कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया था। और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका सही आंसर पटना माना है, ये देखिए यहां पर लिखा है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। ऑप्शन में पटना है भी, तो ये बहुत झोल झाल रहता है जो अलग अलग आंसर बिहार लोक सेवा आयोग मान लेता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो वो आपके इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली, लगभग लगभग यहाँ पर सभी के सभी थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था। और बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उनकी पत्नी बेगम जीनत महल ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग जो है वो लिया था। अगला है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता इनमें से कौन थे, तो राजपूत कुंवर सिंह जो है वो नेता थे। जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी, वही यहां पर विद्रोह के रूप में देखने को मिला। अगला 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जो केंद्र था वो इनमें से क्या था। आंसर की बात करते हैं तो जगदीशपुर जो है वो था। अच्छा, लाइव टाइमिंग कुछ लोग पूछते हैं तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बता दूं कि लाइव टाइमिंग हमने दो अभी के लिए रख रखी है। एक दोपहर के 12 बजे है और दूसरी आपकी शाम के 5 बजे है। दोपहर के 12 बजे इसलिए रखा है कि आप सुबह से जो भी काम धंधा अपना निपटा के खाली हो जाए, 12 बजे नॉर्मली लगभग आप सब अपना काम कंप्लीट करके आराम से देख लें। तो शाम के 5 बजे इसलिए रखा है, कुछ लोग दोपहर में सोते रहते हैं, कुछ लोग शाम को चाय पीते हैं, तो वो सारी चीजें करके आप 5 बजे एकदम खाली हो जाए। 5 ऐसा टाइम है जहां आप खाना खाते हैं ना कुछ, तो इसीलिए 12-5 रखा है। बाकी समय के अकॉर्डिंग अगर कोई टाइम बदलता है तो हम आपको अलग से सूचित अवश्य कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। अगला देखते हैं इसी में ही, बाकी ये तो मैंने बता दिया ना कि कुंवर सिंह ने ही यहाँ पर जो है वो नेतृत्व संभाला था। अगला है जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, ये हम देख चुके हैं ऊपर। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिला, ये इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा, बिहार में आरा जिला का जगदीशपुर नामक ग्राम और बिहार का सिंह। अगला है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो अब यहाँ पर प्रांत पूछा है तो बिहार यहाँ भी सही हो जाएगा। और ये भी बता दिया मैंने कि शहीद कब हुए थे। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। अगला भी सेम, 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, कुंवर सिंह जी ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह जी ने किया। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो वो था आपका मौलाना अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान जो है वो किया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। अगला 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने जो है वो देखा था, तो किसने देखा था, गालिब ने देखा था। नाम इनका जरूर सुना होगा, मिर्जा गालिब करके। तो मिर्जा गालिब जो है इन्होंने स्वयं देखा था अपनी आंखों से। इनमें से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण इनमें से नहीं था, पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता जो है वो कारण में नहीं आता है। बाकी ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास भी आएगा, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश भी आएगा, भत्ते की रोकथाम भी आएगा। तो ये आपका अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। अगला इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, यानी कि आपका साहूकार ने भाग नहीं लिया था और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, ये यहाँ पर बताया गया। बाकी खेतीहर मजदूर और कृषक यानी किसानों ने भाग इसमें लिया था। ये अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश ऐसे भाग थे जहां पर ये फैल ही नहीं सका था। जमींदार वगैरह जो थे वो इससे भयभीत हो गए थे और वो विद्रोह में शामिल आपके नहीं हुए थे। इसके अलावा ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, ऐसे करके और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों में उल्टा खुद साथ दिया था। देखिए लिखा है ना, विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की ही इन्होंने सक्रिय सहायता की थी। ऐसे भी बहुत से लोग इसमें जो है वो थे। बाद में
इन्हीं शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हम बहा ले जाते, ऐसा गवर्नर जनरल कैनिंग ने अपनी टिप्पणी में कहा था। और कुछ ऐसे भी थे अवध के जो बड़े बड़े जमींदार, जिनको ये आश्वासन दे दिया गया था कि भैया आपकी जागीरें वापस कर दी जाएगी, आप विद्रोह ना करें। तो ऐसे भी थे बहुत से जो इससे मान गए थे। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कथन है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। तो पहला कथन आपका ही बिल्कुल जो है वो सही है, बाकी गलत कथन को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सही वाला ही पूछा गया था, पहला ही कथन यहाँ पर सही था। अगला 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग ऐसा था जो कि अप्रभावित रहा था। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। आंसर की बात करते हैं तो केवल और केवल पांचवा, जो कि आपको यहाँ पर मुंगेर देखने को मिल रहा है, जो इससे नहीं छू पाया था 1857 का विद्रोह। बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी आपके जो है वो इससे प्रभावित रहे थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व जो है वो किया था। पटना में पीर अली जो है, जो कि पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व जो है वो किया था। पटना राजधानी है तो पता होना चाहिए। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो ये आपका बेगम ऑफ अवध, जिनको बेगम हजरत महल कहते हैं, इन्होंने जो है अल्प वयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर फिर से जो है वो कब्जा कर लिया था। तो किसने इसको समाप्त किया था लखनऊ में विद्रोह को? लखनऊ में यहाँ के जो विद्रोह था उसको कैंपबेल ने समाप्त किया था और लखनऊ पर फिर से जो है वो कब्जा कर लिया था। और ये इन्होंने आत्मसमर्पण बेगम हजरत महल ने नहीं किया था, ये नेपाल चली गई थी, आत्मसमर्पण करने से इन्होंने मना कर दिया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या फिर जमींदारों की सहभागिता। तो आंसर यहाँ बी होगा, जिसमें लिखा था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ये सबसे मेन कारण यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कोई संगठन बेसिकली देखने को ही जो है वो नहीं मिला था। अगला कथन दे रखा है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था, और कारण दिया गया है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत जो थी उनके शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो आपसे पूछा गया है सही को, ये जो कथन और कारण है वो सत्य है और एक सही स्पष्टीकरण है, कथन कारण सत्य है पर नहीं स्पष्टीकरण है, ऐसे करके दिया गया। तो आंसर पहला ही सही है कि कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी ये सही दिया गया है कि 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था, उसका कारण भी ये दिया गया है क्योंकि बहादुर शाह जफर को नेतृत्व नहीं मिल पाया था जन सहयोग से, और बड़ी बड़ी जो रियासतें थी वो सब साथ देने से कतरा रही थी। अगला, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। जैसे 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ था उसके बाद ही 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है वो कर दी थी और भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ये चीज आपसे पूछी जाती है। और एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना भी कर दी थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का फिर वायसराय बना दिया गया था। ये हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले टॉपिक में बता चुके हैं। अगला, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो कहां से किया था? आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, जिसमें 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन इन जगहों से जो है वो किया था। अगला, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जो है वो दी है? आंसर हो जाएगा पहला, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जो है वो दी है। इनका विचार ये था कि एक मुस्लिम षड्यंत्र जो है वो था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ जो है वो उठाया जाए। सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये केवल और केवल सैनिक विद्रोह के रूप में था, ये भी इन्होंने कहा है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा पहला वाला। वीडी सावरकर ने जो अपनी पुस्तक थी
उसमें जो पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। वीडी सावरकर ने जो है आपका दी है। अगला, इनमें से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? ये आपका पील आयोग जो है वो हो जाएगा। 50 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं। जो भी लोग वीडियो में बाद में जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। लगातार आपके लिए लंबे लंबे वीडियो बनाने के लिए मेहनत ढेर सारी लगती है, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करके, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो जो पील आयोग था, 1857 के विद्रोह का जब दमन हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन जो है वो किया था। बाकी इसमें बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से रेशियो रखा गया था 1:2। मद्रास और बंबई में रेशियो रखा गया था 1:3। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो है आपका था, नीले रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई जो है वो करवाई जा रही थी, उसी से संबंधित है नील विद्रोह। नील बागान मालिकों के विरुद्ध था। गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में ये आंदोलन आपका चला था 1859 से 60 के बीच में। इसमें होता यह था, बागान मालिक जो होते थे ना, उनको किसान को नील की खेती के लिए कुछ पैसा एडवांस देना पड़ता था, और इस एडवांस पैसे के लिए किसान नील उगाने और उपज उसी बागान मालिकों को पूर्व निर्धारित दर जो बहुत कम होती थी उस पर नील बेचने के लिए बाध्य होता था। तो इससे जो बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह हुआ था वही नील विद्रोह कहलाता है। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक भी लिखा है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक, इनमें से नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो अभी ऊपर आप देख के आए दीनबंधु मित्र, ये देखिए ऊपर लिखा है ना, तो इसको याद रखिएगा, दीनबंधु मित्र आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत जो किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है पर सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी प्रथा है? तो वो प्रथा आपकी है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पागल पंथ की स्थापना इनमें से किसने के दौर की थी? तो करम शाह जो है आपका सही हो जाएगा। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आप कहलाएंगे। तो करम शाह का पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। बाकी पागल पंथ की स्थापना इसी ने की थी। अगला है फराजी, इनमें से कौन जो है वो थे? तो फराजी जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी जो है वो थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह, यहाँ भी सही हो जाएगा क्योंकि ऊपर अभी हम देख चुके हैं। अगला, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन जो है वो चलाया गया था। और आवाज अगर बात करते हैं, कूकती है ना, तो जय श्री राम बोलते हैं तो कहते हैं आवाज गूंजती है, थोड़ा सा कूकने से राम भगवान जी को याद रख सकते हैं जोड़ के। वहाबी आंदोलन से भी कूका आंदोलन मिलता जुलता है क्योंकि दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप से ही आपके देखने को मिलते हैं। और गुरु राम सिंह ने ही कूका आंदोलन को संगठित किया था। उद्देश्य इनका था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को क्या किया जाए? दूर किया जाए। 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या इनमें से देखने को मिला था? तो वो कारण था आपका महाजनों के द्वारा ऊंची जो ब्याज दर लगाई गई थी, वही था किसके संदर्भ में? दक्कन के विद्रोह के संदर्भ में। तो बस इतना ध्यान रखिए, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, और उसी का स्वरूप दक्कन विद्रोह देखने को मिला। अगला, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित जो है वो की थी? तो ये स्थापित की थी वासुदेव बलवंत फड़के ने। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य चुने जाने वाले वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया था, और उसी को लेकर काला पानी की सजा दी गई थी, वो यहाँ पर बताया गया है। बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में आपका हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले थी रामोसी जाति। इसके लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह जो है वो किया था। इन्होंने क्या किया था? आसपास के क्षेत्रों को लूटा था, किलों पर आक्रमण किया था। बाद में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने फिर से विद्रोह किया था। बाकी आपको जो हाईलाइट मैंने किया है उतना ही याद रखना है। वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वगेरा विद्रोह बड़ौदा में जो है आपका हुआ था। वगेरा विद्रोह अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है वो किया गया था। बड़ौदा में ये जो है वो हुआ था, और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से वगेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया था। तो ये कर के कारण जो है युद्ध हुआ, या आपका जो विद्रोह है वो देखने को मिला था।
अगला है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो वो जनजाति थी खोंड जनजाति। गोंड अलग है, खोंड अलग है। तो खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए हैं और नेतृत्व इस आंदोलन का किया था युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने। और क्यों हुआ था? तो मानव बलि को प्रतिबंधित करने के लिए यह विद्रोह जो है आपका हुआ था। खोंडों ने इसका विद्रोह जो है वो किया था। अगला छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899। तो ये 3 विद्रोह याद रखिएगा, पूछे यही जाते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो आपका सही हो जाएगा। जो संथाल विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी जिसे संथालों को हरा दिया था। अगला है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो आंसर की बात करते हैं। पहला आंसर सिदो और कान्हू करके जो है इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। मुंडा बेसिकली आदिवासी है जिसका विद्रोह 1899 से 900 के बीच 1900 के बीच में हुआ था। नेतृत्व इसका बिरसा मुंडा ने किया था और ये सामूहिक खेती का प्रचलन था जिसमें अलग अलग जो सामूहिक खेती है उस पर हमला बोला गया था। किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया गया, ये भी लिखा है, इसलिए विकल्प डी सही होगा क्योंकि टाइम ये 1899 से 1900 है ना और निकटतम उत्तर 1895 दिया गया, इसलिए इन्होंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1895 दिया है। अगला है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा जो है, जो मुंडा विद्रोह था उलगुलान महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र इनमें से कौन सा था? तो वो था रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक जो है वो था। उद्देश्य क्या था? जनजातियों में समाज सुधार कैसे किया जाए, ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना, ये सब। मुंडा क्रांति 1899 से 900 ईस्वी के बीच जो है उसके नेता कौन थे? सिद्धू बूढ़ा भगत, बिरसा मुंडा, शंभुदान। तो बिरसा मुंडा हो जाएंगे जो कि ऊपर बता चुके हैं। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे और आंदोलन का असफल हो गया था और झारखंड राज्य की स्थापना इन्होंने की जो थी वो अधूरी रह गई थी। बाकी झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन जो है की गई थी। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम आपका सही हो जाएगा। बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्रों में जो है वो हुआ था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। हौज विद्रोह जो है वो क्या था? हौज विद्रोह था 1820 से 1821 के दौरान हुआ था जिसका केंद्र जो है वो संथाल परगना था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जो है वो किया था? आदिवासियों ने जो किया था वो आपका इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंध के जो जनजाति हैं उनको लेकर लिखा है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और प्रश्न में स्थान पूछा गया था तो छोटा नागपुर स्थान यहाँ हो जाएगा, इसीलिए वहां इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। अगला, इनमें किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत जो है वो नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? ये हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं की थी ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने ऊपर बताया भी था, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने साथ दिया था उल्टा, उनमें से ही हैदराबाद के निजाम भी थे। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन से वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जब लॉर्ड लिटन आया था 1876 में बन करके तो इसने अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई थी। 1878 का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये किसने रद्द कर दिया था? तो किसने रद्द किया था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर लॉर्ड रिपन जो है वो सही होगा। इसमें जब रद्द इसने कर दिया था तो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, और लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से 1880 तक चला था, परंतु जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था वो आपका आया था 1878 में, और जिसमें यह था कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। इसमें यह हुआ था कि अंग्रेजी जो देसी भाषा है और अंग्रेजी भाषा है उसके समाचार पत्रों में
भेदभाव जो है वो आपका किया गया था। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था और जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर कर लेता था कि वो कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो कि सरकार के विरोधी हो। कानून का फिर विरोध हुआ और बाद में फिर मजिस्ट्रेट, अच्छा, बहुत से ऐसे समाचार पत्र थे जिन पे कार्रवाई हुई भी। इसमें सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर, ये सब समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले भी दर्ज हुए। पर बाद में ये हुआ कि 1882 में जब लॉर्ड रिपन आया तो उसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लाया कौन? लॉर्ड लिटन। खत्म किसने किया? लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ। आंसर, कॉर्नवालिस जो है इसने भारत भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था और इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूछा बहुत जाता है। 1793 में आया था। कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसमें ये बेसिकली हुआ था, जमींदारों को एक नए वर्ग का भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। इसमें भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत छोटे जो जमींदार थे, पूंजीपति थे, वो सब भी आते हैं। अगला है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? वो कारण था आपका सी वाला, यानी कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बाकी ये मैंने बता दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था जो है वो आई थी। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी मद्रास में। और मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। उसके बाद ये व्यवस्था बंबई प्रेसिडेंसियों में भी लागू हो गई थी। टॉमस मुनरो की अगर बात करें तो इनका संबंध किससे है? तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से है और मद्रास आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसको बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका पहला 1885। इसी में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लाया गया था। जमींदारों को अधिकार मिले थे, वो सब हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। मूल शंकर इनका मूल नाम था या बचपन का नाम। जन्म इनका 1824 में गुजरात में हुआ था और एक ब्राह्मण कुल के गर्भ हुआ था। और अगर बात करते हैं तो 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से इन्होंने जो श्रद्धा वगैरह है वो प्राप्त की थी। जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि बंबई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने की थी। इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एन बनर्जी और शिशिर कुमार घोष। आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में जो है वो की थी, वही यहाँ पर बताया गया है। और देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में स्टार्ट किया था, वो भी यहाँ लिखा है। अगला है कि निम्न अखबारों में से इनमें से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी। महात्मा गांधी जी की ये पत्रिका है। और लीडर जो है वो समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी। प्रश्न में पूछा गया था कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का के संदर्भ में था, तो लीडर आपका जो है हो जाएगा मदन मोहन मालवीय का। अगला, 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो वो वर्ग था आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि बुद्धिजीवी, उसके अलावा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और आपका नगरीय उच्च जातियां। तो सभी वर्ग को इसने प्रभावित किया था। जो यहाँ पर सामाजिक सुधार आंदोलन की अगर बात होती है, सामाजिक सुधारों के आह्वान की बात होती है, सभी वर्ग आ जाएंगे। जो नहीं आएगा वो कौन सा था? वो उदार रजवाड़े करके था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता इनमें से कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय जी आपका सही हो जाएगा। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष और यंग युग दूत भी कहते हैं। बहुत से नाम है इनके। अगला है कि इनमें से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय आपका सही हो जाएगा। और आपको पता है 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से 1828 में हुई थी, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन ध्यान रखिएगा, बाकी आपको इसमें और ऐसा कुछ खास नहीं है। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय जी के टाइम में ही हुआ था, और वो आपका गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के टाइम में जो सती प्रथा है उसका अंत किया गया था। और अगर बात करें कब किया गया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना के जस्ट एक साल बाद 1829 में किया गया था। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसियों में ही केवल लागू किया गया था, पर बाद में 1830 में से बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया था। अगला प्रार्थना समाज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता है, आत्माराम पांडुरंग थे। और अगर बात करते हैं कब स्थापना की, तो 1867 में की। और आत्माराम पांडुरंग के साथ साथ आचार्य केशव चंद्र सेन जी की प्रेरणा से इन्होंने स्थापना की थी। और महादेव गोविंद रनाडे ने इस संस्था में 1869 से बाद में ये अलग से जुड़े थे। और इस संस्था का उद्देश्य था जाति प्रथा विरोध, यही सारी चीजें। अगला है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, इसको जरूर याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं तो इनके गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या करने का श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। इनके जो स्वामी विवेकानंद है, नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। शिकागो भी गए थे, जहां पर उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना भाषण दिया था। वहीं पर इन्होंने भारत की संस्कृति वगैरह की बात भी जो है वो की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कहा है कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है वो कह सकते हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है वो भाग इसमें लिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? बता चुके हैं, 1897 में की थी। और रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे, इस पॉइंट को भी आपको जरूर ध्यान रखना है। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, और इन्होंने रामकृष्ण जी के संदेश को फैलाया था। अगला है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित इनमें से क्या है? तो आपको पता है, आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा जो है वो की गई थी, और उद्देश्य इसका मेन था वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो करना। आर्य समाज आंदोलन के रूप में भी बाद में आया था, और बाद में आर्य समाज के मुख्यालय की अगर बात करें तो लाहौर में स्थापित जो है वो किया गया था। और अगर इसमें कुछ देखेंगे तो आपका ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये समाज बाद में दो गुटों में भी बट गया था। एक गुट था पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक, और दूसरा गुट था पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। तो ये आर्य समाज दो गुटों में बाद में बट गया था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम, ये सभी प्रमुख थे। और 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय, हंसराज जी, और इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना भी की थी। अगला क्वेश्चन आपका, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर से जरूर आपको याद रखना है। शिवनाथ शास्त्री जी जो हैं, इनके द्वारा नहीं की गई थी, ज्योतिबा फूले जी के द्वारा जो है वो की गई थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1827 में। एक माली जी है इनके घर में, ये नहीं पूछा जाता है, जन्म जो समय है वो याद रख सकते हैं। इनकी अपनी एक पुस्तक बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जिसका नाम है गुलामगिरी, इसको जरूर याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी, ब्राह्मण, अवसरवादी धर्म ग्रंथ, इसके लेकर के भी बात की गई है। गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया, ज्योतिबा फूले जी ने की थी, यही आपका सही हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन मैडम एच पी ब्लावास्की जो है, और कर्नल अलकाट करके भी नाम देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, कर्नल अलकाट जो है इनके द्वारा की गई थी। 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर आए थे, और वहां पर इन्होंने स्थापित किया था भारत के अंतर्गत इसका मुख्यालय। इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना हुआ है। उद्देश्य इसका था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जो है वो जगाना। जबकि राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 100 प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि भारतीय शब्द अगर आगे लगा है तो आपका आंसर अलग होगा, पर अगर भारतीय नहीं लगा है तो अलग होगा। यहां पर देखिए, पहली महिला पूछा गया है, तो इसलिए भारतीय वर्ड नहीं लगा है, इसलिए श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। बात करते हैं अगर एनी बेसेंट जी की, तो
आंग्ल आयरलैंड से थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान के रूप में भी रही थी। 1916 में होम रूल लीग का गठन किसने किया? तो इन्हीं के द्वारा किया गया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यही थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन जो था उसमें कौन था? तो उसमें सरोजनी नायडू थी। और ये मैंने अभी कहा ना, जब भारतीय वर्ड लगा होता है तो बदल जाता है आंसर। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू थी, और दूसरी महिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं। अगर भारतीय नहीं पूछेगा तब आप एनी बेसेंट जी के साथ जाएंगे, दोनों में अंतर है। बाकी 40वां अधिवेशन था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और 1925 का कानपुर अधिवेशन था। ये 40वां अधिवेशन, ये क्रम की बात की गई है। बढ़ते हैं 101 प्रश्न की तरफ। जो भी वीडियो पर जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको धन्यवाद, पर जो बाद में वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर भी अवश्य करते रहिएगा, हमको मोटिवेशन मिलता रहे। 101 प्रश्न पर पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर की बात करते हैं। अभी बात की कि जब पहली महिला पूछ लेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो किन की प्रेरणा से? ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। बाकी नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। महिलाओं और दलितों का उत्थान इन्होंने किया था। लड़कियों के लिए इन्होंने स्कूल भी खोला था। और आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये आपका रमाबाई रनाडे जो है वो जानी जाती हैं। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी है श्रीमती रमाबाई। इन्होंने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना भी जो है वो की थी। अगर विकल्प में रमाबाई नाम होता तो उत्तर यही सही होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को ही सही उत्तर नहीं माना था और इसको तारांकित कर दिया था, कॉमन नंबर दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले ज्योतिबा फूले जी के अलावा क्या रमाबाई रनाडे, तो आपको रमाबाई रनाडे के साथ ही आपको जाना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेव सन सभा के लिए इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो है? तो कौन सा है विकल्प? आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन था। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब? 1867 में। कहा? बंबई में। किसके द्वारा? आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा जो प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे उनमें क्या क्या आता है? इंडियन ओपिनियन आता है, हरिजन आता है, यंग इंडिया आता है, नवजीवन आता है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में जो है जाने जाते थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने जो है वो की थी 1873 में। और 1851 में नौरोजी फुरदोन जी ने अन्य पारसी संयोगों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की थी। इस प्रकार अगर ऑप्शन बी वाला देखेंगे तो सही हो जाएगा। इसमें लिखा था ना प्रार्थना समाज, फिर यंग इंडिया, तो इसमें ही सभी लाइन से नाम लिखे थे। तो यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी की, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का स्वरूप था जो 1919 में ये आपका किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का एक विद्रोह देखने को मिला था। प्रतापगढ़ नामक जिला था, वहीं पर नाई धोबी बंद ये जो है वो घटना जो है वो हुई थी। अगला है, पंजाब भूमि स्थानांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित हुआ था। किसानों की भूमि को गैर कृषकों के पास से हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य इनमें से क्या था? डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इसमें जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र के रूप में जगह भी लिखी है, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर। कब हुआ था यह आंदोलन? 1921 से 22 के बीच में। इसमें बेसिकली जो लगान में बढ़ोतरी हुई थी उसी के विरोध में चलाया गया था। अगला कह रहा है, स्वामी सहजानंद का संबंध इनमें से किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जो है ये था। स्वामी सहजानंद जो है इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो एक संत जी हैं प्रेमानंद जी, उनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। और वो ऐसा लगता है कि साक्षात श्री कृष्ण के जो है अवतार टाइप के हैं, क्योंकि उनको आज से लगभग 10-20 साल पहले कह दिया था डॉक्टरों ने कि आप 1-2 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। और उनकी दोनों शायद किडनियां भी खराब हैं, लगातार उनका डायलिसिस भी हो रहा है। अब देखा होगा विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, वो लोग मिलने वगैरह भी गए थे। तो स्वामी सहजानंद जो यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं उन्हीं से ही मिलता जुलता नाम आया था, तभी मेरे दिमाग में आया स्वामी प्रेमानंद जी। यहाँ पर आंसर आप समझ गए, सी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसानों के प्रति इनके समर्पित सेवाओं के कारण इनको किसान प्राण कहा जाने लगा था। स्वामी सहजानंद इनमें से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद संबंधित थे।
इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे और बाकी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अगला कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इनमें से किससे संबंधित थी? तो वॉरेन हेस्टिंगस से जो है ये संबंधित थी और वेलेजली भी इनसे संबंधित थे, वही लिखा है। टाइम में इनके जो वर्क हुए ना उसकी लिस्ट दी गई, जैसे सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ सांघ की नीति, बराबर के संघ की नीति, प्रकार से। इनमें से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो वॉरेन हेस्टिंगस सही हो जाएगा। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरे प्रशासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ऊपर भी अभी शायद क्वेश्चन आया था तो वहां पर बताया था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये जो है वो था, ध्यान रखिएगा। बाकी सहायक संधि स्वीकार करने वाले कौन कौन से राज्य थे? इसमें हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, सिंधिया 1804, ये भी दिया है। पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे, इन्होंने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली थी, वही प्रश्न में पूछा गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 में नियुक्त किया गया था और महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि भी जो है वो दी गई थी। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके इस उपाधि की घोषणा जो है लॉर्ड लिटन ने की थी। अगला है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग, डब्ल्यू सी बनर्जी, तैयब जीव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना एक्चुअल में की थी फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब, यानी कि सभी का नाम आ जाएगा इनमें से एक से अधिक। कब की थी? 1885 में। भारत संघ के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो थे। 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस जो है इनके सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है, इंडियन एसोसिएशन के में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऊपर अभी हमने देखा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम, तो ये आपको याद हो गया होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था इनमें से कौन सी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता करके आप यहाँ पर देख रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ज्यादा प्रचार प्रसार में थी। इसने सिविल सेवा परीक्षा में सुधार किया था, इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया था। अगला है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 से हटा दिया गया था। आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दूसरे ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की थी। इनकी पहली नियुक्ति हुई थी सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर और यहाँ पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राममोहन राय। जब भी राजनीतिक सुधारों की बात होगी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1884 में, जो कि चारों ही ऑप्शन में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। किसने की थी? राघवाचारी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कई बार बता चुके हैं। 1885 ए.ओ. ह्यूम स्थापना और साथ ही साथ पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और इसके पहले महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है 1885 में हुई। किसके द्वारा वगैरह सब हम बता चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। और बाकी इसमें ऐसा कुछ नया नहीं लिखा है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि इस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। इसको बदलने का सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके ए.ओ. ह्यूम। आंसर हो जाएगा बी वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे इनमें से? तो आपको पता है असैनिक सेवक थे। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बंबई मुंबई में हुआ था। एक इसमें पॉइंट एक्स्ट्रा ये भी लिखा है कि जो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ना,
उसमें से 38 प्रतिनिधि ऐसे थे जो बंबई महाप्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश से और अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से थे। इसको अलग अलग भी इन्होंने डिवाइड किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो इसी अधिवेशन में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा आपको पता है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। 1893 वाला और 1906 वाला। अगला है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको पता है बेलगांव अधिवेशन 1924 का, जिसमें कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी और गांधी दास समझौते को लेकर अनुमोदित किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला कौन थी इनमें से? तो आपकी सरोजनी नायडू थी। ये क्वेश्चन ऊपर हम आपको करा चुके हैं। प्रख्यात कवित्री भी थी, राष्ट्रवादी नेता भी थी। 1925 में कानपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन, जहां पर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला के अध्यक्ष के रूप में ये रही थी। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी सरोजनी नायडू जी रह चुकी हैं 1947 से 1949 के बीच में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कौन से स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका बांकीपुर में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह अधिवेशन बांकीपुर बिहार में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। ये मैं आपको एक बार बता चुका हूं, जो टॉपिक वाइज मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कराया था। इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। पुस्तक है पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी है? दादा भाई नौरोजी जी की है। और किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है ये कहा गया था। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन इनके द्वारा बनाई गई थी 1888 में। अगला क्वेश्चन 133, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए उसका सहायक बनूं। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो इन पांचों ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन ने ऐसा जो है वो कहा था। अंग्रेजों को पता था कि जो नरमपंथी है उसके साथ अगर कांग्रेस रही तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। उसी को लेकर के लॉर्ड कर्जन ने 1900 में कहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विनाश की तरफ जा रही है और जब मैं भारत आया हूं मेरी नीति आ रही है, बाकी आगे कुछ नहीं। अगला एक, उनमें से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां जो है वो प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड लिटन के टाइम में। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां जो है वो दी गई थी। और ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम में ही आया था 1878 में। अगला है, अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो कहां से थे? तो ये आपके शहरी क्षेत्रों से जो है वो हुआ करते थे। उदारवादी राजनीति या राजनीति, मेन नरमपंथी नेता के नाम देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी। अगला है आपका, इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उग्रपंथी नहीं थे। और आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो नरमपंथियों में आएंगे। बाकी 1902 में बंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी ये चुने गए थे। 1899 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से इन्होंने भाग भी लिया था। भारत सेवक समाज की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। पूना में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक मंडल की स्थापना 1905 में की थी। भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना ये मेन उद्देश्य था। बाकी इसमें और कौन कौन लोग थे उनका नाम भी लिखे गए हैं। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन अभी ऊपर आया था। आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऊपर बता चुके हैं। रजनी पाम दत्त ने कहा है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा? तो ये किसके बारे में कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो है उन्होंने ये चीज कही थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया था? ये 1906 के बाद आया था। बाकी गर्मपंथियों में लाल बाल पाल का नाम देखने को मिलता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और अरविंद घोष जी का भी नाम देखने को मिलता है। तिलक जी ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक जी के नाम से जाने जाने लगे। जब कब जाने लगे इनमें से एक से अधिक भी ऑप्शन हो सकता है। तो ब्रिटिश काल में बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर
रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी को दोषी भी पाया गया था। तो इनका नाम फिर आपको ध्यान रखना है रैंड की हत्या के मामले में। 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी जब जेल से बाहर आए थे। तो राष्ट्रीय नायक के रूप में जो है आपका 18 महीने की कठोर जो सजा है उसके बाद जब आए थे तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे थे और लोकमान्य जो है उनकी उपाधि प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से घटना नहीं है बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि जो इनको नाम से जाना जाता था वो किसके बाद जाना जाता था। इनमें से फिर कोई नहीं होगा क्या? सरकार ने उन्हें रेंडर मर्डर केस, ये तो सही है। हाँ, एक से अधिक इस कारण से भी है ना क्योंकि एक ही कारण नहीं होता है। ठीक है, एक से अधिक वाला ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, नेता कौन इनमें से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? अरविंद घोष, आपको मैंने बताया था लाल बाल पाल के साथ अरविंद घोष भी गरम दल के नेता में आते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखने हैं 4 स्तंभ थे ये, गरम दल के रूप में जाने जाते हैं। अगला, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 15 अगस्त 1906 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में हुई थी। और बाकी रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना 1905 में हुई थी। कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन 1905 में हुआ था और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला इसी 1905 वाले सम्मेलन में किया गया था। और राष्ट्रीय और सदगुरु दास जो बनर्जी हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में इनमें से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे। अगला है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो पद्धति थी वो इनमें से क्या थी? असहयोग, राजा वामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रविघटन और अविधेयक। आंसर की बात करते हैं, बी वाला ऑप्शन राजा वामबद्ध आंदोलन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रेशन कहते हैं, यानी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग हो और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हो। अगला, शेर पंजाब के नाम से कौन इनमें से प्रसिद्ध थे? तो आपको पता है लाला लाजपत राय जी को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता पूरे पंजाब के प्रतिनिधि के रूप में ये जाने जाते थे। पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता था। इनका जो देहांत है वो हो गया था जो लाला जी लाठियों, अरे लाला लाजपत राय पूरा नहीं लिखा है, लाला जी लिख दिया। लाला लाजपत राय जी जो हैं उनको लाठियों के प्रहार से घायल हो गए थे। आपको पता है साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उसी का जुलूस निकाला जा रहा था। 1928 को इनका देहांत हो गया था, 27 नवंबर को। अभिनव भारत से संबंधित कौन संबंधित है? तो वीडी सावरकर का नाम देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। जगह की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक के रूप में बात करें तो वीडी सावरकर, और इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। 1899 में इन्होंने स्थापित किया था मित्र मेला, और 1904 में गुप्त सभा, जिसको अभिनव भारत में परिवर्तन कर दिया था, वही आपको देखने को मिलती है। अगला, ये क्वेश्चन करा चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक वाइज में आपको कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। और 30 अप्रैल 1908 को बिहार के अंतर्गत ये पड़ता है मुजफ्फरपुर, उसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। पर धोखे से क्या ये हुए थे, बच गए थे। परंतु किसको मार रहे थे? किंग्सफोर्ड को। उनकी जो पत्नी थी मिस्टर कैनेडी, और पत्नी और पुत्री दोनों लोग मारे गए थे, और इसलिए प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। है कि इनमें से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र आपका नहीं था? द हिंदू, बंगाली, दी मेहरत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था, बाकी सभी थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया तो एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, इसके अलावा बाकी सभी थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका इनमें से जुड़ी हुई जो है वो नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। यंग इंडिया आपका सही हो जाएगा। 150 प्रश्न अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने, और अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी, और गदर नामक जो अखबार है वो जो है वो निकाला था। इससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। और युगांतर और संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी जो गतिविधियां उनसे संबंधित थे। 150 हो गए। हम प्रश्न को टोटल 190 या 200 तक ले चलते हैं। एटलीस्ट 200 प्रश्न करा देते हैं, बाकी जो बचेंगे वो फिर अगले पार्ट में देखेंगे। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारों के संपादक के नाम का सही संयोजन इनमें से कौन सा है? तो आंसर डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं। द हिंदू जो है सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सीधे सीधे सही उत्तर याद रखिएगा। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो में बाद में जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो में थोड़ी भी मेहनत पसंद आई तो। 152 प्रश्न देखते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। तिलक राजनैतिक उग्रवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद, इसमें विश्वास रखते थे।
और लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी आपको देखने को मिलता है, जब 1916 वाला लखनऊ समझौता जिसमें मिल गए थे और सूरत अधिवेशन वाला जिसमें अलग हो गए थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो बता चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक जी जो है इनके द्वारा जो है वो कहा गया था। भारतीय क्रांति की जननी किसको कहते हैं, तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जो है इनको कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में। 1861 में इनका जन्म हुआ था, माता पिता पारसी थे, वैसे ये सब नहीं पूछा जाता है पारसी वगैरह, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन जो था उसमें इन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा जो है वो सबसे पहले फहराया था, और यहाँ फहराया गया झंडा कलकत्ता झंडे के नाम से परिवर्तित हो गया था। भारतीय क्रांति की माँ के रूप में, इंडियन रिवॉल्यूशनरी के रूप में इन्हीं को जो है वो जाना जाता है, मैडम भीकाजी कामा। मैडम कामा जी ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, अभी स्टुटगार्ड करके ऊपर आया था, वहां बताया भी था। मैडम कामा ने 1907 में पहला तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो बता चुके हैं, स्टुटगार्ड करके। अगला है आपका लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने, और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी की थी लंदन में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था, तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को, और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 के बाद 1906 में। और प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया जो बंगाल विभाजन है वो किस वर्ष जो है वो रद्द हुआ था, तो ये रद्द हुआ था 1911 में। 1911 का जो दिल्ली दरबार था ना, वहीं पर आपका जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सम्राट थे और महारानी मैरी थे, इनके भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन हुआ था, और 1911 में 12 दिसंबर की तारीख थी जहां पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कलकत्ता को राजधानी कहां बदल दिया गया था, दिल्ली भारत की नई राजधानी के रूप में बना दिया गया था। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव 1905 में पारित किया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यह था कि स्वशासन को सुनिश्चित किया जाए, इसीलिए आया था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जो था उसमें इसको पारित किया गया था, और स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, ये सब भी आए थे। अगला है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो सभी की सभी हो जाएगी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति भी, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य भी, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी भी। अगला क्वेश्चन है, ये मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये डब्ल्यू हंटर जो है उनके द्वारा कहा गया था, इनकी एक पुस्तक थी द इंडियन मुसलमान, इसमें इन्होंने लिखा था कि मुसलमान यदि खुश है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। अगला है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1924 में, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया था, वहीं पर HRA की स्थापना की गई थी, जिसको बाद में HSRA बना दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया गया था। इसके संस्थापक के रूप में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल जी, योगेश चंद्र चटर्जी जी, चंद्रशेखर आजाद जी, ये सब नाम देखने को मिलता है। अगला है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो आपको बता चुके हैं कि 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, और प्रभावी आपका अक्टूबर में हुआ था जाकर के। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि 16 जुलाई 1905 को इसको लेकर घोषणा हुई थी, पर 16 अक्टूबर 1905 को ये जाकर के प्रभावी हो गया था। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह भी दी थी। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था, तो ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथनाथ। तो आंसर की बात करते हैं तो मदन लाल ढींगरा सही हो जाएगा। 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मार दी थी, और वाइली जो है भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे, तो इन्हीं को फांसी की सजा 1909 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है वो आपसे पूछा गया किस पर आधारित थी, तो आपको पता है 1919 वाली जो थी वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थी, और 1909 वाली जो थी वो मार्ले मिंटो सुधार थी। इसमें भारत के सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू करके, और वायसराय जो थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्हीं की रिपोर्ट जो थी वो 1919 का अधिनियम था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन कहाँ लागू किया गया था, इसी में आया था। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था, तो अरविंद घोष जो है इनके लेखक थे। अगला, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो आपको पता है पहला ही नाम हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी की सजा जो है वो दी गई थी। और ये जो घटना हुई थी 1925 में हुई थी, 9 अगस्त की तारीख थी, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर रेलवे जो है उसके अंतर्गत लखनऊ सहारनपुर संभाग जो है उसके काकोरी नामक स्थान पर जो है ये घटना हुई थी, और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी जो है इनको फांसी की सजा दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद जी फरार हो गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह जो है वो थे। मैंने बताया सोशलिस्ट बाद में बन गया था HSRA बन गया था, उसी को लेकर यहाँ लिखा गया। 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनके नेतृत्व में एक बैठक हुई थी और HRA का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया था, सोशलिस्ट वर्ड अलग से जोड़ दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। तो किसने ये जो है पंक्तियां कही हैं? तो आपको किसने लिखी हैं? ये राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन के अकॉर्डिंग, परंतु इसमें लिखा है कि गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, शायर बिस्मिल हैं, अजीमाबादी करके इनकी थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम था सैयद साहब मोहम्मद हसन और 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में ये पैदा हुए थे। गजल उर्दू में लिखी गई थी और 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका को भी छपी थी। तो इनका नाम है शायर बिस्मिल अजीमाबादी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना, फिर से आ गया क्वेश्चन, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पांचों चारों में से कोई भी नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था, और वैसे इन्होंने लिखा था। देखिए यहाँ पर नारा देने की बात हुई है तो ये इकबाल जी नहीं होगा आंसर। ये देखिए वही चीज लिखी है, इंकलाब जिंदाबाद की रचना तो प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, परंतु पहली बार इसे नारे के रूप में भगत सिंह ने गाया था। प्रश्न में नारा पूछा गया था इसलिए भगत सिंह हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। और जो HSRA था उसके दो सदस्य थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था इसी बम कांड में, और अन्य जो सदस्य थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में जो लाहौर षड्यंत्र मामला था उसी का निर्णय आया था जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 का समय था। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? देखिए आंसर बी हो जाएगा, 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला है अनुशीलन, बाकी इसमें तारीख भी लिखी गई है कि 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था और जन्म हुआ था 1907 में। अगला अनुशीलन समिति जो है वो थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन जो है वो अनुशीलन समिति जो है वो थी। बंगाल में कुल 19 समितियां होने का प्रमाण भी मिलता है। यहाँ पर अनुशीलन समिति के अंतर्गत मिदनापुर, ढाका, कलकत्ता और इसके अलावा स्थापना की बात भी की गई है। और इसके अलावा सभी के नाम यहाँ आप देख पाएंगे। नोट 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, ऐसे कुछ समितियां भी लिखी हैं। मेन ये आप याद रख सकते हैं, कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोग और बम विशेषज्ञ के रूप में हेमचंद्र कानूनगो। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, बस इतना ध्यान रखिएगा। चिटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना जो है वो किसने बनाई थी? सूर्यसेन ने जो है ये बनाई थी। चिटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यसेन ने बंगाल में अगर बात करें तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्यसेन के द्वारा जो है वो की थी। इसके सदस्यों में ये सभी लोग मौजूद थे और 1930 को ही सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो घोषणा है वो की थी और चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया था। 22 मई 1930 को जो IRA के सदस्य थे और सेना थी उनके बीच संघर्ष भी हुआ था। 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे भी गए थे। 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर उनके ऊपर मुकदमा भी चला था। 1934 में उनको फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन था? बता चुके हैं, सूर्यसेन। निष्क्रिय विरोध जो है उसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला है गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी कि 1913 में हुई थी? तो 1913 में हुई थी। सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी और इसको लेकर गदर नामक एक पत्र भी अलग से निकाला गया था और लाला हरदयाल इसके प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो पहला महायुद्ध का शुरू होना। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। कहां हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। मुख्यालय कहां है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला भी सेम क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा सी राजगोपालचारी जो है इनके द्वारा की गई थी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने जो है वो लिखी है? तो ये किताब जो है वो CR दास जी के द्वारा लिखी गई है।
इंडिया फॉर इंडियंस। अनहैप्पी इंडिया पूछी जाती है कई बार। इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय जी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा पत्रिका निकाली थी। एनी बेसेंट ने कॉमन व्हील पत्रिका निकाली थी और न्यू इंडिया पत्र। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इनकी पत्रिका सभी की इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के नौबत आ गई थी। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने के बाद जो विभाजन था वो लगभग टल गया था। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग भी की थी। मैंने वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सब प्रकार अलग अलग टाइप से बता दिया था कि स्वराज शब्द की बात कब हुई है, पहली बार स्वराज की मांग कब हुई है, अलग अलग शब्द हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान जो है इन्होंने की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में हुई थी इसकी स्थापना, आगा खां के नेतृत्व में हुई थी। और बाद में इसमें अलग से आगा मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो जुड़े थे। और लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया था। आगा खां इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। बाकी अगर लिखा है तीनों नाम दिए जाएं या इनमें से कोई दो नाम दिए जाएं तो इस तरीके से आप इसमें इन तीनों नामों में से किसको वरीयता देख सकते हैं। सलीमुल्लाह खान को सबसे पहले वरीयता, आगा खान को दूसरे पर, मोहसिन उल मुल्क को तीसरे पर। मुस्लिम लीग की स्थापना इन तीनों ने की थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी प्रश्न में दो ही नाम दिए गए इसलिए सलीमुल्लाह खान को पहली वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में यहाँ चुना गया है। अगला है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना इनमें से किसने जो है वो की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग आपका सही होगा। वायसराय जो लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले थे वहीं पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। इनमें से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ जो है वो किया था? तो आंसर की बात करते हैं तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है वो था। इसमें एक ही पॉइंट यही इंपॉर्टेंट ही था, भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ। इसी को ही हम कहते हैं मार्लियामेंटो सुधार। और इसी में ही आपका मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। इनमें से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. अलकाट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी ना, तो इनका योगदान नहीं था, बाकी सभी हो जाएंगे। एनी बेसेंट, तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग प्रारंभ किया था। और सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। अगला प्रश्न, कौन से अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो पहला था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जहां पर आपको पता है कि जो विभाजन हुआ था वो एक हो गए थे, वो कई बार बता चुके हैं। अगला है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो आपका 1917 में जो है वो विकसित किया था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन रिपोर्ट के लिए ये आयोग नियुक्त जो है वो किया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम भी बना था, वो भी पता होना चाहिए। अगला, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो आपको पता है स्वदेशी आंदोलन आया था बंगाल विभाजन के जस्ट बाद। 1905 1906 दोनों टाइम हम बता चुके हैं, तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये प्यारे लाल जो है वो सचिव जो है वो थे। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह इनमें से कौन सा था? तो आंसर की बात करते हैं सी, यानी कि चंपारण जो है आपका सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1915 में लौटे थे ये दक्षिण अफ्रीका से भारत। 1917 में चंपारण आंदोलन, जिसमें 3/20 भाग पे नील की खेती जो अनिवार्य था, तिनकटिया पद्धति जिसको जाने जाता है, उसी को लेकर इन्होंने आंदोलन करवाया था, जिसमें सफल भी रहे थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इनमें से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? कहां से पढ़े थे? तो ये आपके सामल दास कॉलेज भावनगर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में थे, वो तो आपको पता है। हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। उसके बाद भावनगर स्थित सामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन कराया था। फिर लंदन से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि लास्ट में एक ना एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। इसके आगे अभी और भी प्रश्न हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, मैंने आपको बताया था 380 के करीब प्रश्न हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा ही हमने करा दिए आज, और बाकी जो बचेंगे वही लगभग 180 या 170 बचेंगे, वो हम कल आपको करा देंगे। क्लियर है? ये प्रश्न आपके लिए, इनमें से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रोलेट सत्याग्रह,
इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज छोड़ में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा जो भी वीडियो पर नए जुड़े हैं, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।